पता चला जी। तो मैंने नहीं माना, ना ही अपने संगठन में कोई चर्चा की, ना कोई विषय रहा। बस ये हुआ ज़रूर कि बाद में फ़ोन ऐसे आया कि बताया गया कि ऐसा ऐसा आपको शपथ लेना है। तो शपथ ले लिया। विभाग वितरण के समय कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी जी। कोई भी जानकारी मुझे क्या किसी को भी नहीं थी। तो ये विभाग वितरण जब किया गया उसके बाद ध्यान आया कि क्या क्या काम करना है। पंचायत का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, या टेक्निकल एजुकेशन है, या गृह विभाग है, सब कुछ। पर जानने की बात यह है कि जब 2003 में रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर शख्सियत को गृह विभाग दिया गया था, पर उसके बाद से गृह विभाग भाजपा के शासनकाल में किसी आदिवासी चेहरे के पास रहता था। विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री बने और एक सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति के हवाले गृह विभाग किया गया। तो जब गृह विभाग आपको दिया गया तो इसके साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या मुख्यमंत्री की ओर से कोई अपेक्षा आपसे जाहिर की गई कि भाई दिया गया है, चाहते क्या है वो आपसे? ऐसे पार्टी के नाते कुछ नहीं कहा गया। सब सोचते हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो भिड़कर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पसीना बहाकर ज़मीन पर मेहनत करके काम करेंगे। ये बिल्कुल सामान्य भाव सबके मन में होता ही होता है। हाँ, ज़रूर ये हुआ कि जिस दिन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कह दिया कि 3 सालों में नक्सलिज्म ख़त्म करना है, उस दिन से लक्ष्य बन गया कि अब इस दिशा में प्राणपन से काम करना है, हर क्षण बस इसीलिए जीना है। पर विजय शर्मा जी को अटपटा सा नहीं लगा? क्योंकि विजय शर्मा जी के तो अतिरिक्त मोहब्बत भरे संबंध पिछले 3-5 साल में भूपेश बघेल सरकार में पुलिस वालों से हो लिए थे। वो कवर्धा के झंडा प्रकरण के चलते आपको तो फ्रीडम फाइटर का भी दर्जा मिल गया, कुछ समय आपको जेल में भी गुजारना पड़ा, एट्रोसिटी एक्ट भी आपको भुगतना पड़ा। तो जिन लोगों के द्वारा ये प्रताड़ना आपको मिली, उस विभाग के जब आप मुखिया बने तो स्वयं भी कैसा महसूस किया और जिनके मुखिया बने वो कैसा महसूस किए? मैं उस जेल में इंस्पेक्शन के लिए गया जिसमें मैं जेल में था, जहाँ पर कैदी के तौर पर जहाँ था, वहाँ इंस्पेक्शन के लिए भी गया, और वो एक अजब अनुभव होता है जी। विभाग में भी यह है कि बहुत सारी बातें हुई, परंतु व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी से कोई संबंध ऐसा नहीं हुआ। आंदोलनात्मक जो विषय होते थे वो मुद्दों पर होते थे, ये बात सब समझ सकते थे। मैं आपको ये बताऊं ज़रूर, 2 बातें आपको ज़रूर कहूँ। किसानों का धान नहीं बिक रहा था तो 9 दिन और 9 रात हम लोग कवर्धा कलेक्टर के गेट के सामने बैठे थे। कलेक्टर साहब फिर दूसरे गेट से निकले जी। उस गेट से कभी अंदर नहीं गए। लिमिट मालूम है, यहाँ रहेंगे और इसके अंदर नहीं जाएंगे। वो स्पष्ट कहा गया वहाँ पर खड़े पुलिस वालों से कि आप रात में यहाँ ना रहें, आप अपने घर जाएं, हम नहीं जाएंगे, हमारा कमिटमेंट है। मोर आवास मोर अधिकार का एक बड़ा आंदोलन था, हम लोगों ने रिंग रोड पर उसको शुरू किया और शुरू करके विधानसभा गेट के सामने तक पहुँच गए। सामने पहुँचने के बाद हम लोग फिर अंदर नहीं गए, जितने बैरिकेड रहे सब हटा दिए गए। सामने पहुँचने के बाद हम लोग रुक गए वहाँ पर, आधे घंटे रुक करके वहाँ धरना देकर फिर आगे बढ़े। गेट के अंदर नहीं गए, वहाँ हमको लिमिट मालूम है, इससे पहले लोकतंत्र का है, इसके बाद कानून का अपमान होगा। तो इस लिमिट को हमेशा समझा है मैंने। मैं सोचता हूँ कि लोकतांत्रिक आंदोलनों में इस विषय को समझना आवश्यक है, और तब ना ही व्यक्तिगत तौर पर आपकी किसी से कोई ऐसी खींचतान होती है और ना ही कोई व्यक्तिगत ऐसा बात होता है। पुलिस विभाग पूरा का पूरा यहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि विगत 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, तब विभाग के नैतिक मूल्यों पर, विभाग के द्वारा कड़ी कार्यवाहियों पर, विभाग के द्वारा विभाग के स्वाभिमान पर चोट पहुँचा था। उसको जागृत करने में माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, उनके सरकार में हम लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। आगे और अच्छा होगा, पक्का इस बात का विश्वास है मन में। थोड़ा नक्सल मोर्चे पर आते हैं जो मूलतः हमारे आज की बातचीत का आधार है। जी जी। हम भी हैरत में हैं, देश में जो लोग निगाह रखते हैं नक्सल मोर्चे पर वो भी हैरत में हैं कि ऐसा क्या बदल गया सरकार बदलने के साथ, जिसमें नक्सलियों के हाथों सुरक्षा बल कर्मी नहीं मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बल कर्मियों के द्वारा नक्सली मारे जा रहे हैं। पहले हम खबर यही छपते थे कि नेताजी मंत्री जी ये बयान देते थे, नक्सलियों ने कायराना हमला किया। तो थोड़ा बताइए बदल क्या गया? आपको तो हमने देखा नहीं बंदूक लेकर आप जंगल में गए हों, पर आंकड़े ऐसे आ रहे हैं।
सरकार बदल गई और सरकार का संकल्प बदल गया। जी। ये बड़ा मसला होता है। एक सरकार का संकल्प बड़ी बात होती है। उस संकल्प से ही नीचे तक वाइब्रेशन होता है। मैं ये सामान्य बात आपसे कह रहा हूँ। जिस दिन अमित शाह जी का ये संकल्प रहा, सबके बीच में सामने आया, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन इसमें, उनके दिशा निर्देश इसमें हम सबको मिले, तो ये बहुत स्पष्टता के साथ सब कुछ समझ में आ गया कि करना क्या है। करना क्या है जब आपको ये समझ में हो तो गति बढ़ जाती है। और कैसे करना है एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है उसमें। उस कैसे करने में भी थोड़ा फर्क आया। जी। इंट बेस्ड ऑपरेशंस की तरफ आगे बढ़े, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके आधार पर परफेक्शन आया, जिसके आधार पर यह आया कि हमको अपनी सुरक्षा, अपने जवानों की सुरक्षा के साथ साथ वो नक्सली जिन्होंने हताहत किया है सैकड़ों को, हजारों को, उनके खिलाफ मोर्चा करना है। यह जरूर है कि सरकार हर कदम, हर क्षण चर्चा के लिए तैयार है। पर सरकार जब बदलती है तो उसके साथ में पुलिस में, प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। पर छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदली तो ना तो पुलिस का मुखिया बदला, ना प्रशासन का मुखिया बदला, ना आपने डीजीपी को बदला, ना आपने सीएस को बदला। थोड़ा इसके संदर्भ में रोशनी दीजिए। मतलब कोई मसला ही नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, डीजीपी और सीएस, ये दोनों आप स्टेट लेवल पर देख रहे हैं। मैं कवर्धा का कह रहा हूं आपसे जी। कवर्धा में एसपी साहब वही हैं, कलेक्टर साहब वही हैं जी। वो नहीं बदले। और मुझे कहीं ये लगा भी नहीं कि इनको बदलना चाहिए। जी। सरकार बदली है, मंशा सरकार की बदली है, सरकार की प्राथमिकताएं बदली हैं, परफॉर्मेंस के की पॉइंट्स बदले हैं। सरकार अब चाहती क्या है, कैसे काम करना चाहती है, वो बदला है। उसके आधार पर सब काम करते हैं, प्रशासन काम करता है। पर आप चाहते क्या है? आपकी तरफ से दोनों बातें आती हैं, गोली भी आती है, बोली भी आती है। नक्सलियों से बात करने की भी बात करते हैं, साथ साथ ऑपरेशन भी चलाए रहते हैं। तो विजय शर्मा जी थोड़ा रोशनी देंगे कि नक्सल मोर्चे पर वस्तुतः सरकार किस मंशा के साथ जाना चाहती है? क्या सरकार को अभी भी लगता है कि नक्सली बातचीत के लायक हैं, या सरकार असमंजस में रहती है कि बात करके समाधान निकल जाए तो गोली की जरूरत क्या है? थोड़ा स्पष्ट करेंगे विजय जी। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी। और आप जरूर इसको मतलब ध्यान रखेंगे, उल्लेखित करेंगे जी। देश के किसी स्थान पर आतंकवाद है, नॉर्थ ईस्ट में अगर हुआ, कश्मीर में हुआ, वहां पर कोई आत्मसमर्पण करता है तो 10 साल के बाद भी आप उसको बंदूक रखाकर अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, विश्वास नहीं होगा आपको। हमारे बस्तर के भोले भाले आदिवासी समाज के लोग, जिनको बहला फुसलाकर, फंसाकर नक्सली बनाया गया है, वो जिस दिन सरेंडर करते हैं, एक हफ्ते बाद वो आपके बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार होते हैं। आपको खुद विश्वास हो जाएगा उन पर, वो कभी पलट कर नहीं जाते। जी। ये बड़ा फर्क है। और इसका फर्क का कारण ये है कि वहां पर वो मन से ये सब कर रहे होते हैं और यहाँ पर सिर्फ फंस गए होते हैं। 14-15 साल की उम्र में जी। बंदूक हाथ में है, आपसे सामने वाला डर रहा है, ये थ्रिल आनंद देता है आपको, बस वहीं से ट्रैप हो जाते हैं। कंपल्शन है घरों से लोगों को ले जाने का, वो मजबूर है जी, वो इसलिए जा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में उनकी वापसी के बहुत रास्ते हैं, बहुत संभावनाएं हैं, और इसलिए सरकार हर क्षण ये बात करती है, हम कभी भी बात करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट वीडियो कॉल पर जी, और फोन पर भी चर्चा कोई करना चाहे तो हम तैयार हैं। अक्रॉस द टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है। 526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये आंकड़ा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया विजय। ये आत्मसमर्पण सरकार की पुनर्वास नीति के चलते हो रहा है, या घर में घुसकर मारने की नीति जो इंप्लीमेंट की जा रही है उसके चलते हो रहा है? सरकार की वर्तमान में पुनर्वास नीति डेवलप होते होते, इवॉल्व होते होते अभी तक आई है, पिछले 20 सालों में, 15 सालों में। अब ये जो नीति आई है यह भी अच्छी है, इसमें कुछ और भी एनहांसमेंट अभी कई किए जाने हैं। वो नीति भी प्रभावकारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये जो बड़ी संख्या अभी आपको आत्मसमर्पण की दिखती है, इसके पीछे वह नीति और विशेष रूप से लोगों के मन का बदलाव है। लोग चाहते हैं कि अभी नक्सलवाद खत्म हो जाना चाहिए जी। बस्तर के लोग मूलतः ये चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहूं कि मैं हमारे पंचायत में ये हैं, पीएस हैं मैडम, वो
निहारिका बारिक जी और एसीएस होम है पिंगवा साहब, हम तीनों और अन्य लोग भी, हम लोग सिलगेर गए थे जी। सिलगेर में बच्चों ने गाना गाया था कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है जी। हाँ, उन बच्चों का गाना दुनिया का सबसे मेलोडियस गाना था साहब। हिमांशु साहब मैं बताऊं, मतलब इतना मधुर है वो गाना, उसमें वो राग है कि वो चाहते हैं कि हम भी वहां पहुंचे और उनको रोक कर रखा गया है, वो तो उनको ठीक है बाधित कर विजय भाई, रखा गया है। पर क्या महसूस कर रहे हैं आप गृह मंत्री के तौर पे, जो बड़े स्तर पर नक्सल ऑपरेशंस फील्ड में चल रहे हैं, चाहे वो बीजापुर का इलाका हो, चिंतमणि गुफा हो, अबूझमाड़ का इलाका हो, हर तरह से खबर आ रही है कि ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसने दबाव बनाया है तो जान बचाने की गरज से लोग हथियार रख रहे हैं, या लोगों को ये लगा है कि हम गलत रास्ते पर हैं इसलिए रख रहे हैं? ये दोनों चीजों में अंतर है। बस दूसरा ही है, मैं कह रहा हूं आपसे जी। पॉलिसी है, सिर्फ वो प्रभावकारी नहीं है, ना ही ऑपरेशंस प्रभावकारी है। जी। मन बदल रहा है लोगों का। जी। लोग चाहते हैं कि ये सब ना हो, और वो पूरा मन जो बदल रहा है, मैं बताया ना, एक बच्चे के मन में क्या भाव है, अगर ये भाव बच्चे के मन में है, पूरा समाज अब ये सोचने लगा है कि अब बदला जाए ये सब। इसका अर्थ नहीं निकला है, और इसलिए वो चाहते हैं कि मुख्य धारा में वापस चला जाए। ऐसा मन बदलने की वजह कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसलिए आपको लगता है कि ऐसा मन बदल गया कि जब हमारा राज ही आ गया? बात तो थी हमारा राज आने की, तो क्या हमारा राज आ गया इसलिए मन बदल रहा है? नहीं, इनका मसला ये है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में तो बड़ी ताकत है, इसमें कोई संशय नहीं, बड़ी ताकत है उनके नेतृत्व में, उनके सादगी में बहुत दम है जी। ये प्रभाव तो है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नक्सलवादियों ने जो आडंबर फैलाया, आज जाकर के वो ध्वस्त दिखता है सबको। आज जाकर के ये दिखता है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है। आज 25 साल का टेकलगुड़ा सिलगेर का लड़का, जिनको लेकर के हम लोग रायपुर आए थे, पूरा हम लोगों ने रायपुर घुमाया, मॉल घुमाया, विधानसभा ले गए, मुख्यमंत्री जी से मिलाया, उनको जब पूछा गया कि 25, मैंने पूछा भाई व्यक्तिगत, 25 साल के लड़के से टीवी कब देखा आपने? बोले पहली बार देख रहा हूं। जी। अभी ये कोई बात है? 25 साल का लड़का अगर टीवी नहीं देख पा रहा हो तो गलती किसकी है? जी। सरकार तो सिर के बल खड़ी है कि वहां पर स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, ये सब कुछ बन जाए, सड़क बन जाए, बिजली लग जाए, लेकिन नहीं होने देते। जहां था पहले जगरगुंडा एक बड़ी जगह हुआ करती थी, बड़ा बाजार हुआ करता था, रौनक था, खत्म कर दिया उसको, स्कूल ब्लास्ट कर दिया। क्यों किया भैया? फिर क्या दिया उसके बाद? बंदूक से स्कूल निकाल लेंगे, बंदूक की नली से अस्पताल निकाल लेंगे? ऐसे नहीं होता है। अगर आप चाहते क्या है, फाइनली क्या चाहते, कोई भी मुझे समझा दे भाई, उनसे मुलाकात नहीं होती, कोई भी मुझे समझा दे भाई फाइनली चाहते क्या है? ये कि 25 साल के लड़के टीवी ना देख पाए कभी, ये कि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क ना पहुंचे गांव तक, ये कि गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा दिया जाए, ऐसा होना चाहिए। आईडी किसी को पहचानता नहीं है, ना ही वो सैनिकों को पहचानता है, ना ही वो गांव वालों को पहचानता, ना जानवर को पहचानता, ना खुद नक्सलियों को पहचानता है, कभी भी फट पड़ता है। विजय शर्मा जी इतना सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, पर आपके साथ ही सामने वाली बेंच पर बैठते हैं विधानसभा में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है उस दल का, ठीक ठाक संख्या में मौजूद है आपके सामने, वो बता रहे हैं गदर कर रखे हो आप लोग, बड़ी संख्या में जो है निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है, छाती फट रही है उनकी, दिल रो रहा है उनका दर्द विजय शर्मा जी तक पहुंच रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश में जी। उस समय भी कहा गया था कि सैनिक घूम कर आ गए। जी। एयर स्ट्राइक हुआ था एक बार, उस समय भी कहा गया था कि जाकर पेड़ों पर बम गिराए। अगर इमरान खान का बयान नहीं आता ना तो उन्हीं की बात सच हो जाती। इमरान खान ने जब कहा कि जो उस समय हुआ था उससे भयानक कुछ होने वाला है, तब जाकर के लोगों को विश्वास हुआ कि वहीं का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री कह दे रहा है तब तो हमको मानना चाहिए। ऐसे भाव है भाई लगातार। एक घटना मुझे अभी की याद है, जब कांकेर के एक मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। जी। मारे गए 16 अप्रैल 2024। एग्जैक्टली। भूपेश बघेल जी ने तुरंत ही कहा कि फर्जी मुठभेड़ हो गया जी। और उसके 3 दिन बाद नक्सलियों ने सूची जारी कर दी, 29 लोग हमारे मारे गए करके। अभी बताएं क्या रह गया। जी। फिर एक और घटना हुई जिसके संदर्भ में अन्य भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये गलत हुआ है। जी। उनके रिकॉर्ड्स हैं भाई, उनके पुराने एफआईआर हैं, उन्हीं के कार्यकाल के एफआईआर हैं। जी। फिर अब वो फर्जी हो गए। ये फर्जी बात नहीं करना चाहिए, मनोबल जवानों का तोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको एक घटना बताऊं,
एक जवान से के ऊपर भालू ने हमला कर दिया, जी। तो एसपी वो एडमिट हो गए, उसको जोखिम हुआ, उसको जख्म आ गया, तो एसपी देखने गया उनको, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या हुआ, तो बोले भालू ने हमला कर दिया। बोले गोली क्यों नहीं चला दी तुमने? उसने कहा जवान ने कि जानवर पर गोली चलाने की अनुमति नहीं थी। इस भाव से काम करने वाले जवानों के लिए अगर आप ये कहें कि फर्जी एनकाउंटर करते हैं, ये कहां तक सच है बताएं आप? तो कांग्रेस तो एक बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक दल है विजय शर्मा जी, देश की आज़ादी में योगदान रहा है, तकरीबन 135, 137, 38 सालों का इतिहास है, तो लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्या लगता है आपको, सिर्फ क्यों इस लड़ाई के संदर्भ में प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल का स्वर आपकी रीति और नीति के खिलाफ है? प्रमुख विपक्षी दल और अन्य विपक्षी दलों से भी आग्रह है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये उचित नहीं होता है, पहला। और दूसरा है, कम से कम किसी एक स्थान को तो छोड़ना चाहिए, वहां पर सब मिलकर करना चाहिए। ये बस्तर का दर्द है, इस दर्द को खत्म करना चाहिए। वहां तो कम से कम मेरी अपील है, मेरी विनम्र अपील है, वहां पर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वहां पर भी राजनीति करेंगे, वहां पर भी आप भ्रम फैलाने की कोशिश, ये बात अच्छी नहीं है। आपके पास विभाग जो है गृह नहीं है, उसके साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी लिखा हुआ आता है, तो बस्तर के संदर्भ में आप इतनी वेदना के साथ में बात रख रहे हैं, तो विकास के संदर्भ में भी कुछ कर रहे हैं कि केवल गोली चलवा रहे हैं? अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप तो पूछ रहे हैं। मैंने आपसे कहा दो बातें कि मेरे पास दो विभाग हैं, एक पंचायत है, दूसरा महापंचायत है जी। तो महापंचायत की चर्चा हमने की, अब पंचायत की चर्चा कर लेते हैं जी। नियत नीलानार एक अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की जी। और वो योजना ये है कि विकास जो कैंप है, अब आप ये मान सकते हैं कि वो कोई सुरक्षा के कैंप नहीं, वो विकास के कैंप है। मैं उस पर बात करता हूँ, पहले तो मुझे इस योजना के नाम के विषय में बताओ विजय भाई। भाई महतारी वंदन समझ में आता है, श्रमिक के संदर्भ में योजना समझ में आती है, मतलब जो भी नाम आप रखते हो सीधे समझ में आता है। ये नाम जो आप बोल रहे हो वो तो बोला भी नहीं जा रहा है, तो ऐसा नाम क्यों खोज कर लाए जिसे बोलने में भी दिक्कत हो रही है? नियत नीलानार, नियत नीलानार ये गोंडी शब्द है जी, और नियत यानी आपका, नीला मने अच्छा और नार मने गांव, आपका अच्छा गांव जी, इसका अर्थ है। तो नियत नीलानार, तो जिनके लिए योजना है उन तक बात पहुंचे, उन तक बात पहुंचे। हम लोग तो उन तक बात पहुंचाने के लिए ये भी कर रहे हैं कि वहाँ मीडियम वेव का जो रेडियो स्टेशन है जी, उसका भी 50% मांग रहे हैं, जिसका अभी 15% है छत्तीसगढ़ी गोंडी हल के मिला करके। वहाँ गोंडी हल्बी के लिए हम लोग 50% टाइम मांग रहे हैं, वहाँ 50% टाइम मिलेगा तो पूरा प्रसारण गोंडी और हल्बी में होगा। रामायण का भी गोंडी और हल्बी बनाया जा रहा है, जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसमें भी गोंडी, हल्बी, भतरी सारे भाषाओं में बनाया जा रहा है। लोगों तक पहुंचना चाहिए, सरकार वहां कैसे काम करे ये उनसे पूछना है, उनसे पूछकर सरकार चले, उनसे पूछकर सरकार चले। इसलिए इस योजना का नाम भी उसी तरह से है। इसमें 29 ऐसे काम हैं जिनको सैचुरेशन की लिमिट तक उन गांवों में जहां तक हम कैंप लगा पाए, चूंकि कैंप नहीं लगा है वहां काम करने नहीं दिया जाता है, तो जहां कैंप पहुंच गया अब उन कैंप के आसपास के गांव में वो सारी योजनाएं जानी चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब बस्तर के प्रवास पर जाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यहीं आकर भी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कैंप खोला जाए। कैंप खोलने की डिमांड होती है अब, क्योंकि उनको पता है भैया जैसे ही कैंप खुलेगा तो बिजली आ जाएगी। और मैं 4 महीने पहले ही गया था, जब उल्लेख मैंने किया सिलगेर गए थे, तो सिलगेर में एक है नवा पारा डिल्ला एक पारा है जी, तो उस पारा में बताया कि बिजली बंद है भैया हमारे यहाँ। मैंने कब से बंद है? बोले 1 साल से बंद है। तो मैंने फ़ोन किया वहाँ पर, बाद में सरपंच जी का फ़ोन आया कि बिजली हमारे यहाँ 3-4 दिन बाद शुरू हो गई, तो चल रही है अब तक जी। तो ऐसी जिंदगी। तो इस योजना में क्या करना चाह रहे हैं आप? जो आपने बताया कि ये हमने योजना बनाई है, योजना में फोकस इस बात पर है। 29 तरह की चीज़ें हैं। राशन शुरू हो जाएगा वहाँ पर, आवास शुरू हो जाएगा वहाँ पर, बिजली शुरू होना है वहाँ पर, क्रेडा के लाइट लगने हैं, पेयजल की व्यवस्था होनी है। ऐसे 29 तरह की चीज़ें हैं जिनका सैचुरेशन की लिमिट तक जा करके हमको काम पूरा करना होता है। समय समय पर विजय शर्मा जी की बातचीत भी आती है, सरकार की पहल भी होती है कि ये नक्सली था, आत्मसमर्पित नक्सली, देखिए मुख्य धारा में कैसे वापस आ गया। बीच में एक खबर चली थी कि कोई आत्मसमर्पित नक्सली था, उसने 10th पास किया, वो गृह मंत्री जी से बढ़िया से बातचीत कर रहा है। पर मैं जानना ही चाहता हूँ विजय भाई, आप नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास पर ही ध्यान दे रहे हैं, या वो तमाम परिवार हैं इन इलाकों में
जो नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी भी कोई चिंता आपकी सरकार और आप कर रहे हैं? जी ज़रूर, हृदय से आभार है इस प्रश्न के लिए भी आपका। जी। मैं मतलब जब जब आपको देखता हूँ तो आपकी पारखी दृष्टि और आपके वक्तृत्व शैली से प्रभावित होता हूँ, और इस बात के लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। ये प्रश्न बहुत लाजमी है। विक्टिम रजिस्टर बना हुआ है, अभी बनाया गया, विक्टिम रजिस्टर बनाया गया, कहाँ कहाँ कौन पीड़ित है, किस विषय पर पीड़ित है। पीड़ा विभिन्न विषयों की है, किसी का अंग भंग किया गया, किसी के मुखिया मार दिए गए, किसी को डराया धमकाया गया, वो अपना घर परिवार अपना जमीन छोड़कर भागा है और कहीं बाहर रह रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो राजा की तरह रह सकता था वो मजदूरी कर रहा है। ये सारे पीड़ित लोग हैं। इन पीड़ित लोगों के लिए सरकारें सुनती हैं। और बहुत विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब NGO ऐसे आने लगे हैं। मैं एक यायाना लोन आपसे कहूंगा, फिर आपको लगेगा ये क्या नाम हो गया। मुझे पता चला, अभी मैंने देखा एक NGO है जिसने बस्तर में प्रॉपर, जगदलपुर शायद उनका हेड ऑफिस है, शायद जगदलपुर है, मैं जो न्यूज़ पढ़ा तो यायाना लोन ऐसा एक NGO है। मैंने यायाना लोन मतलब माँ का घर हो गया है, तो ऐसा एक NGO है जो वहां पर काम कर रहा है। और उस NGO के पास जो भी लोग हैं जिनको किसी तरह से नक्सल प्रभावित लोग हैं और विस्थापित लोग हैं, दो तरह की चीजें हो सकती हैं, प्रभावित है और विस्थापित है, ये सारे लोग जाकर के अपना ग्रीवेंस एड्रेस रजिस्टर करा रहे हैं। और वो संस्था, उन संस्था के लोग बड़े अभिनंदनीय हैं भाई। वो घूम घूम कर उनके सारे विषयों के लिए, दो तरह से सरकारी कुछ प्रावधान है, वो प्रावधान उनको प्राप्त हो, और दूसरा निजी भी कुछ उनको हम सहयोग कर सके, तो इन दोनों ही तरह की चीज़ों के लिए वो लोग लगे हुए हैं। मतलब सरकार की तरफ से भी हैं और NGOs भी हैं जो विक्टिम्स के लिए, जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो पीड़ित परिवार की आपकी चिंता है। पिछले लंबे समय से बस्तर इलाके में कर्मचारियों की पदस्थापना के संदर्भ में नजरिया सरकार का ये देखने में आता था विजय भाई कि जिससे नाराज हो गए तो उसको बस्तर भेज दिया। तो विजय शर्मा जी अब जो अपने अधिकारियों को बस्तर भेज रहे हैं, नाराज होकर भेज रहे हैं या जिनको बहादुर मान रहे हैं, जिन पर भरोसा कर रहे हैं? एग्जैक्टली दिस होल सिचुएशन इज जस्ट इन्वर्टेड जी। अब उनको भेजना आवश्यक हो रहा है क्योंकि इतनी योजनाएं हैं, इतने काम हैं जिनको करना है पूरा, उनको भेजा जा रहा है जो योग्य हैं जी। और बिल्कुल बात करके भेजा जा रहा है, काउंसलिंग करके कि भैया अब आपको वहां पर जाकर काम करना है। जो जा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस है उनके मन में कि हमको करके दिखाना है, एकदम बदला हुआ है। साथ ही साथ जो बहुत दिनों से वहां पर है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक चीज तैयार की है, आपको कुछ दिनों में वो स्पष्ट भी हो जाएगा। मतलब ये है कि एक प्रोसीजर के अंतर्गत वो जो बहुत दिनों से हैं वो बाहर निकल पाएंगे, विशेष रूप से पुलिस विभाग में जी। वो भी होगा, इसमें भी संशय नहीं, और नए लोग वहां पर जाएंगे। तो मतलब विजय शर्मा जी बता रहे हैं कि जो लंबे समय से बस्तर में बने रहने के लिए बाध्य थे उनको निकालने की कोशिश है। हाँ, पर जिनको भेजेंगे उन्हें भेजेंगे क्या बता के, तुम काहिल हो, तुम नालायक हो, तुमने ये नहीं किया तो मैं बस्तर भेजता हूं, या उनको ये भरोसा दिलाया जाएगा कि तुम पे भरोसा है, तुम बहादुर हो, तुम परिणाम दे सकते हो, इसलिए भेजेंगे? थोड़ा विजय जी स्पष्ट करेंगे। ये जो दूसरा आपने मसला कहा कि वो बहादुर हैं, वो योग्य हैं, उनको वहां परिवर्तन करके दिखाना है, बस्तर का दर्द मिटाना है, इसलिए आपको भेजा जा रहा है। मतलब अब हम जिसको भी नाम बस्तर की सूची में देखें तो उसे बहादुर अफसर के तौर पर देखें, Exactly. ना कि आपका कहर बनकर टूट रहा है इस रूप में देखें। पनिशमेंट के लिए नहीं देखे, पनिशमेंट के लिए नहीं देखे। और बहुत सारा स्थानांतरण भी किया गया है, सभी विभागों ने किया है, सभी विभागों ने करके वहां पर प्रशासन नीचे तक पहुंचे अच्छे से, इसकी पूरी कोशिश की गई है। अभी एक समन्वय का भी बड़ा विषय रहता था कि दूसरी फोर्सेस भी आके वहां पर स्थापित हैं, उनके साथ समन्वय, उनका लेके एक रेजिस्टेंस, इसके संदर्भ में कुछ काम कर रहे हैं और उसको किस तरीके से आप एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल हो रहे हैं? इसका प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड कमांड कहते हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं और मैं भी उसमें रहता हूं। तो अभी भी बैठक हुई उसकी, और आपको मैं मुझे बता दें, बहुत खुशी है इस बात की कि अच्छा समन्वय है जी, सारी फोर्सेस के बीच में, बहुत अच्छा समन्वय है। जो उनके आपस की फैसिलिटीज बेस्ड डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस पूरा करने की कोशिश हम लोग करते हैं। पर इसके साथ में ऐसा तो है नहीं कि बस्तर से आप एक तरफा जीत कर आए हैं, कुछ दूसरी पार्टी के भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, अलग अलग भूमिका में।
वो सब आपको कितना सहयोग कर रहे हैं या कितना परेशान कर रहे हैं? बस्तर के जो है ना, उनको बस्तर का दर्द पता है जी इसलिए वो मैं सोचता हूं कि इस दिशा में सब साथ में है। नियत नल्लानार जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की, जी उस दिन कवासी लखमा जी ने सबसे पहले प्रशंसा की उस विषय पर, कहा कि अच्छा हुआ। जी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, मैं बता इसलिए रहा हूं इस विषय जी। को, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, जो बस्तर के हैं, जिसको बस्तर के दर्द का एहसास है, वो इन सारे अभियानों के साथ है, ये बिल्कुल है। एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था कि 1989 में, आपको ध्यान होगा, थियानमन चौक में जी युवाओं ने प्रदर्शन प्रदर्शन किया किया था, था। जिनको तोप और टैंक से लाल सेना ने उड़ा दिया था, अपने ही देश के हजारों नौजवानों को। उस अभियान में, उस अभियान की याद दिलाने, ये है माओवाद, याद दिलाने के लिए कार्यक्रम हुआ। एक जगदलपुर में हुआ, एक यहाँ हुआ, एक समिति ने कराया, मुझे ही बुलाया था उसमें स्थानीय नेता भी थे। केदार कश्यप जी थे जगदलपुर के कार्यक्रम में, मंच पर वो रो पड़े, भाषण देते सिसक कर रो पड़े। और उसके बाद फिर मैं, फ्लाइट का समय था, मैं ऐसी सेट के लिए मैं आ गया रायपुर में भी वही कार्यक्रम था, उसी समिति के द्वारा 2 कार्यक्रम रखे गए। यहाँ पर महेश गागड़ा जी थे, उन्होंने भाषण दिया, वो मंच पर माइक पर सिसक कर रो पड़े। इसको समझना ही पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको दूर करना पड़ेगा। अर्थहीन है, औचित्यहीन है, लक्ष्यहीन है, कुछ नहीं है इसमें। ये जबरदस्ती का फितूर है कुछ लोगों का, और सह रहे हैं वो जनता जिसको विकास की सर्वाधिक आवश्यकता है। आखिरी बातचीत की ओर बढ़ते हैं। नक्सली मोर्चे पे ठीक ठाक सफलता मिल रही है, वो तो ठीक है, पर जिनको नक्सली मोर्चे पे सफलता मिलती है उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है। ये विजय शर्मा अपनी सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित रहने लगे हैं, और परिवार वाले कितने परेशान हैं आपकी सुरक्षा को लेकर? परिवार वाले थोड़े परेशान होते हैं। बहरहाल तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कोई विशेष माने गंभीर ये है मेरे लिए, कोई चैलेंज है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब वो समय से भी पता चलेगा, चैलेंज एक ही बार पता चलता है बार बार पता नहीं चलता है, तो देखिए क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे, ठीक ही है सब कुछ। तो नक्सलियों के प्रति बड़ी सद्भाव की आप उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अतीत में हम अपने बीच में कई लोगों को गंवा चुके हैं, तो कुछ एहतियात अतिरिक्त बरतने की हिदायत आपको पुलिस विभाग से मिलती है या नहीं मिलती है? आप कुछ उसके संदर्भ में संतुलन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि देखते हैं कभी फोटो मोटरसाइकिल पे घूमते हुए आपका आ रहा है, कभी किसी पे आ रहा है, तो इतना जोखिम आप क्यों ले रहे हैं? मतलब देखिए, जैसे जहाँ पर नहीं है कोई परेशानी, वहाँ पर इन विषयों पर नहीं है कोई। खैर, आप कह रहे हैं, मैं ध्यान रखूँगा आपको कुछ फीडबैक होगा शायद ये भी हो सकता है, तो आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, देखता हूँ। एक जो बात जानने की है, जब आप मंत्रिमंडल में बैठ रहे हैं तो आपके बाकी सहयोगी नक्सल मोर्चे पर जो कुछ भी उभर कर सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? क्या बाकी विभाग भी इस संदर्भ में कहीं जिम्मेदारी का एहसास ले रहे हैं कि उस इलाके को मुख्य धारा में लाने के लिए उन सबको भी भूमिका निभानी है? केवल पंचायत ग्रामीण विकास या पुलिस विभाग के माध्यम से तस्वीर नहीं बदल सकती, सभी क्षेत्रों में काम की जरूरत है। उस दृष्टि से कोई बातचीत हो रही है? नहीं, वो बिल्कुल बातचीत है, क्योंकि ये केंद्र का भी बहुत स्पष्ट मानना है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत स्पष्ट मानना है। और मंत्रिमंडल इस बार का जो है वो बड़ा ही समरस मंत्रिमंडल है, एकदम एक दूसरे के साथ सब भाव सबका बहुत अच्छा है। और इसलिए पिछली सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में, तो भाई उन्हीं का और टीएस सिंहदेव ऐसा सब चलता था। ये अभी बिल्कुल स्पष्टता के साथ सब कुछ समरस है। और नियत निलनार है, वो एक योजना के लिए नहीं है, वो सिर्फ पंचायत विभाग का नहीं है मामला, उसमें तो सारे विभाग हैं, लगभग सारे विभाग हैं, और सारे विभाग काम कर रहे हैं। नोडल भले ही पंचायत है, लेकिन काम सब कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट इसमें सोच है, निर्णय है, तो सब उनके साथ है। हम वैसे बातचीत तो शुद्ध प्रशासनिक रूप से कर रहे थे, और आपने टिप्पणी ऐसी कर दिया तो राजनीतिक भी कर लेते हैं। भाई, पूर्ववर्ती सरकार में एक उप मुख्यमंत्री था तो सब बदरंग था, यहाँ तो 2-2 बिठा दिए गए हैं, तो क्या बता रहे हो, बड़ा समरस है। नहीं, उप मुख्यमंत्री देखिए मैं कैसे बना, मुझे आज तक ये मेरे लिए रहस्य का विषय है, मुझे तो नहीं मालूम है। खैर, जो दायित्व दिया गया है उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, प्राणपण से कोशिश करूंगा, और जितना संगठन में ने मेरे लिए सोच लिया, मैं हृदय से आभारी हूँ मेरे संगठन का। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब पूरे लगन से काम पर हैं भाई, पूरे लगन से काम पर हैं। हर बुधवार को
बैठक होती है कैबिनेट की जी। हर बुधवार को। जी अब आप सोचें, ऐसी सरकार जो हर बुधवार को बैठक कर ले, हर हफ्ते एक बार कैबिनेट की बैठक हो जाए, उसकी स्पीड तो होगी ना। जी अगर कैबिनेट की बैठक नहीं होती तो स्पीड नहीं आती है सरकार की। और अभी इतने सामंजस्य के साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए आपको ये भी दिख रहा है कि कितने सारे योजनाएं हैं। वो तो ठीक है, पर आप हमें गोल गोल क्यों घुमा दे रहे हो? हमने तो सवाल केवल इतना किया था कि भाई पिछली सरकार में एक मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री का मसला हुआ तो चीजें इतनी बिखरी बिखरी थी, यहाँ तो दो दो बिठाए गए हैं, फिर भी विजय शर्मा जी हमसे कह रहे हैं बड़ा समरस है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसका ऐसा नियंत्रण चल रहा है जिसमें सब कुछ समरस है? मैं इसलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण है जी। और इसलिए मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं क्योंकि पिछली सरकार में तो आखिरी में ऐसा कह के ऐसा कह के कि चलिए भाई ये आपके लिए एक है, ऐसा मैं लॉलीपॉप नहीं कहूंगा इसको, लेकिन एक दे दिया था हमको, तो काम पर लगाया गया है। जी अरुण साहू जी को काम पर लगाया गया है, बहुत बहुत सक्रियता से काम करते हैं, जी गजब सक्रियता से काम करते हैं, और मुझे भी काम पर लगाया गया, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैं आखिरी बिंदु पर आता हूँ विजय शर्मा जी। अमित शाह या नरेंद्र मोदी, देश की सियासत में दो ऐसे किरदार हैं जिनकी किसी भी बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, और ऐसे में वो छत्तीसगढ़ में आकर अगर ये बोलकर जा रहे हैं कि अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, उनका ये बयान आपको कितना दबाव में ला के रखा हुआ है, और ये बयान कहीं झूठा साबित ना हो जाए, ये बात आपको कितना परेशान किए रहती है? जी देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार का संकल्प बड़ा होता है और संकल्प बांधना चाहिए। चैलेंज तो वही है, यूं तो चल सकता है व्यक्ति, कोई बात नहीं, संकल्प बांधना चाहिए, टाइम लिमिट बांधना चाहिए। तो टाइम लिमिट के लिए उन्होंने कहा है, इससे मुझे बहुत उत्साह आया है, बहुत उत्साह है, दबाव बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी बहुत उत्साह आया है, पूरी सरकार को उत्साह आया है, ये समझ में आई है बात कि हमको इतने दिनों में ये करना है। देखिए, खत्म होने का क्या अर्थ है? पूर्णतः नियंत्रण हो जाएगा, वहां हम विकास के काम शुरू कर पाएंगे, ये है मसला। जी नहीं, खत्म से आशय वैसे ही है जैसे सरगुजा के संदर्भ में हम लोग मानकर चलते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा ही होगा, इस बात की पूरी उम्मीद है, इस बात की पूरी कोशिश है। और इतना बड़ा संकल्प, माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, चाहे वो 370 हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हो, हम सब देख रहे हैं, तो उनका संकल्प बड़ा है। माननीय विष्णुदेव साय जी का उनका मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट है। तो इसमें मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बीच काम करते हुए वो लक्ष्य हम लोग पा लेंगे, वो लक्ष्य जनता पालेगी, बस्तर का दुख बहुत कम हो जाएगा, ये ज़रूर 3 सालों में हो जाएगा, मुझे लगता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प लिया जा चुका है। अमित शाह के द्वारा जो संकल्प छत्तीसगढ़ की धरती पर व्यक्त किया, विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार ने उस संकल्प को पूरा करने का संकल्प लिया हुआ है, ऐसा विजय शर्मा हमें बातचीत में बताते हैं। और वो इस मोर्चे पर केवल गोली के द्वारा नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन के द्वारा बदलाव की उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि बस्तर, जो एक लंबे समय से त्रासदी के दौर से गुजर रहा है, विकास की मुख्य धारा में अगले 3 सालों में शामिल हो जाएगा। बस्तर, जो उदास चेहरे के रूप में देश में दिखाई देता है, वहां के मुस्कुराते हुए चेहरे आने वाले समय में हमें दिखाई देंगे। तो विजय शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संकल्प की पूर्ति के संदर्भ में, और आप ऐसी व्यवस्था के बीच में आए, इसके लिए आपका हृदय से आभार और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के सार्थक संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, सदा प्रणाम।